कैसे आप जो है सिविल स्टैप के संपर्क में आए, हम लोगों के संपर्क में आए, और उसमें जो है सिविल स्टैप में कैसे आपकी हेल्प हो पाई सिविल स्टैप के माध्यम से। तो सिविल स्ट्रैप से मेरे को बस एक ही, अगर वो मेरी लाइफ में थोड़ा जल्दी आ जाता है तो इट हैव बीन वेरी मच बेटर एंड ईजियर। जब मेरी प्रिपरेशन बस स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम थोड़ी सी तूफानी पहाड़ी करके वीडियोस आने लगी थी यूट्यूब पे राइटिंग प्रैक्टिस की। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे बीच में इस साल के नायब तहसीलदार रैंक 1 प्रतीक ठाकुर हैं हमारे बीच में। और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और उसके अंदर एक तहसील है आनी, वहां से ये बिलोंग करते हैं। तो आज हम इनके सफर के बारे में जानेंगे, किस तरह से इन्होंने प्रिपेयर किया, किस तरह से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, और क्या इनका जो है जर्नी में लर्निंग रही है, और आने वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, उनको ये अपनी तरफ से क्या राय देंगे। तो उस सारे पहलुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। प्रतीक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म सिविल स्टेप पर। और प्लीज थैंक अपने को जो है आज इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर हम आगे के जो है सवालात बढ़ाएंगे। यू सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं लोगों से बात कर सकूं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो सर, जैसे आपने बताया कि मैं अनी से बिलोंग करता हूँ, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। तो बेसिकली मैं अपने एजुकेशन के बारे में बोलूँ तो मैंने अपनी जो स्टार्टिंग की एजुकेशन है, मेरा विलेज है डडोहल, उसके साथ लगता हुआ एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल घराना है। तो वहाँ पे 8th तक की एजुकेशन मैंने वहीं से ली है। फिर मैं आनी से मैंने सरस्वती विद्या मंदिर से अपनी 9th और 10th, और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आनी से अपनी +1 और +2 की एजुकेशन ली थी। सर उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संजौली से बी ऑनर्स किया था। और उसके बाद सर एमए मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से अपनी किया सर। राइट राइट प्रतीक जी। और आपके जो है, आप इसमें थोड़ा और प्रकाश डाल सकते हैं अपने पेरेंटल बैकग्राउंड के बारे में, और अपने शुरुआती दिनों के बारे में, कि जो है क्या आपकी पर्सनैलिटी में जो ट्रेट्स आए हैं, है ना, और जो जो आपका इंटरेस्ट है, जो इंक्लिनेशन है, किस तरह से सिविल सर्विसेज की तरफ आया। अच्छा। सो सर बेसिकली मेरे जो पेरेंट्स हैं उसमें मेरे फादर ही इज़ अ डॉक्टर। तो रिसेंटली वो रिटायर हुए हैं एज मेडिकल सुपरिटेंडेंट फ्रॉम टीबी सैनिटोरियम धर्मपुर। एंड जो मेरी मम्मी हैं वो स्कूल लेक्चरर हैं इकोनॉमिक्स के। तो बेसिकली स्टार्टिंग में जैसे 8th क्लास तक वो काफ़ी विलेज का स्कूल था, तो कभी सोचा नहीं था कि क्या करना है लाइफ में। और वो मे बी सबसे अच्छा फेज था लाइफ का। तो जो ट्रेड्स वहाँ पे पढ़े, एक विलेज की लाइफ के साथ कनेक्शन बना, तो वो सबसे चैरिशेबल मोमेंट है मे बी अभी तक का मेरी लाइफ में। तो सिविल सर्विसेज की इंक्लिनेशन की जहाँ तक बात है, तो सर जैसे 10th के बाद स्ट्रीम्स चूज करनी होती है, तो फर्स्टली मैंने साइंस स्ट्रीम्स ऑप्ट की थी। पर उसमें मुझे लगा कि मेरा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो नहीं है, तो मैंने थोड़ी चीज़ें एक्सप्लोर की। मैंने कॉमर्स की कुछ चीज़ें पढ़ी और मैंने आर्ट्स की कुछ चीज़ें पढ़ी। तो सर मेरे को आर्ट्स ज़्यादा अपीलिंग लगा, तो +2 में मैंने आर्ट्स में शिफ्ट कर दिया था। तो उसमें मैं एक सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी था मेरा। तो जैसे जैसे सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैं पढ़ता गया, इवन उसके बाद भी जैसे ग्रेजुएशन में मैंने बी ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में की, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में की। तो सर उस स्टडी के साथ साथ ही जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट डायमेंशंस को जानना, उसकी ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को सर, उसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं सर अपने आप ही सिविल सर्विसेज की ओर सर अट्रैक्शन होता गया। तो सर यही जो मे बी, और थोड़ा सा टीचर्स जो स्कूल टाइम में मेरे साथ थे, वन ऑफ द टीचर्स गिरिराज सर, ही वाज आल्सो प्रिपेयरिंग एट दैट टाइम। तो उनसे भी थोड़ी सी मोटिवेशन हुई सर। तो इवन नाउ ही इज वर्किंग एज तहसीलदार धर्मशाला। तो सर ये सब फैक्टर्स मैं बोलूंगा ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल थे सर इस करने के लिए। राइट राइट। अच्छा, यस जैसे सर। आपके पिताजी जो हैं एक मेडिकल प्रोफेशन से हैं और साइंस स्ट्रीम के व्यक्ति हैं, आपको आर्ट्स में स्विच करना कितना इजी या कठिन रहा उस समय। सर आई विल से कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट, कि हिमाचल में खास करके एक्सपेक्ट किया जाता है कि इवन जैसे 10th में सर आई वाज हैविंग सेकंड रैंक इन एचपी मेरिट लिस्ट। तो मतलब उस प्रोफाइल के बाद इट्स कंसिडर कि साइंस लेना ही एक ऑप्शन है बचता है किसी बच्चे के लिए। तो बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, तो काफी डिफिकल्टी रही सर, इवन पेरेंट्स से अपने रिलेटिव्स से, टीचर्स से। तो बट धीरे धीरे समझाने पे, काउंसलिंग्स पे उनसे बात करके, तो इट वाज डिफिकल्ट बट फाइनली दे अग्रीड, और +2 में फिर मैं शिफ्ट कर गया था। तो उसके बाद में भी लकीली 10th +2 में भी मेरी मेरिट आई थी एचपी बोर्ड में। उसके बाद कॉलेज में भी, एमए में भी, तो वो सब होता रहा, तो दे नेवर रिग्रेट कि मैंने शिफ्ट किया। और अब जैसे ये रिजल्ट आया तो फाइनली दे आर हैप्पी कि इट वाज नॉट अ बैड डिसीजन। तो तो अभी अभी ठीक है, सब प्रसन्न है घर पे।
हाँ सर बिल्कुल सर, अब काफी एटलीस्ट मतलब उनका वो कंसर्न नहीं था कि मैं आर्ट्स लूँ, बट ये जनरली होता है कि आर्ट्स को माना जाता है कि आप अपने करियर ऑप्शंस क्लोज कर रहे हो। हाँ। फाइनली मैं यहाँ एक सेटल्ड करियर में हूँ, तो डेफिनेटली दे आर वेरी हैप्पी नाउ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रतीक, एक बात बताइए कि आजकल ना बच्चों में काफी ज्यादा डिबेट भी रहती है, और हमारे जैसे पहाड़ के बच्चों में भी रहती है, कि जब हम लोग तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो उसमें जो सबसे पहला जो सवाल उनके जहन में आता है कि किसी व्यक्ति को क्या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कोचिंग करनी चाहिए। तो उसमें जो है आपने क्या अनुभव किया है इसमें? सर पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक रहा है, तो मैंने स्टार्टिंग में जैसे एमए के बाद से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो इनिशियली मैं सेल्फ स्टडी की ओर ही गया, लाइक यूट्यूब की वीडियोस देख के, टॉपर्स की वीडियोस देख के मैंने एक रिसोर्सेज की लिस्ट बना ली। तो बट अब मेरे को लगता है, अगर मैं पीछे देखूं, कि इट वाज नॉट दैट गुड डिसीजन, कि इसने इनिशियल 2 इयर्स मेरे खराब कर दिए, इन द सेंस कि माय प्रिपरेशंस वर नॉट स्ट्रक्चर्ड। कि मैंने उस टाइम काफी हार्ड वर्क किया था, काफी कुछ चीजें पढ़ी, बट इट वाज नॉट स्ट्रक्चर्ड। तो और सेकंड थिंग कि मैं उस टाइम एक तरह के ककून में था, मतलब देयर वाज नो एज सच पीयर ग्रुप। तो मैं बोलूंगा कि अगर कोई कर सकता है तो कोचिंग डेफिनेटली विल हेल्प। कोचिंग इज नॉट मैजिक वॉन्ड कि आपको सिलेक्शन दिला देगा, बट इट विल एब्सोल्युटली। डेफिनेटली हेल्प। एज आई वुड लाइक टू कोट कौटिल्य हेयर, कि उनका एक कॉन्सेप्ट है वृद्धि संयोगा। तो ही सेज कि जो भी जिस पाथ पे आप जा रहे हो, चाहे वहाँ पे गुरु हो या कोई वृद्ध हो जो पाथ पे ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो, तो उससे सहयोग लेना ऑलवेज ये एक हेल्पफुल स्ट्रेटेजी है। तो इसलिए कि कोई कर सकता है तो डेफिनेटली वन शुड गो फॉर कोचिंग। राइट राइट राइट। अच्छा, आपको अब जब आपने सिविल सर्विसेज का जो निर्णय लिया है अपने एमए के दौरान और फाइनल में लिया है, तो आपको कितना समय हो गया था तैयारी करते हुए, और किस तरह से आपने अपनी इस जर्नी को कैरी आउट किया? सर सो सर जैसे सिविल सर्विसेज करने का ख्याल पहले से ही कहीं ना कहीं बीए के टाइम से ही मेरे मन में था, बट एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन मैंने एमए के बाद से ही फुल टाइम स्टार्ट की थी। तो सर उसमें इनिशियली 2019 से मैंने स्टार्ट किया था, और बस 2021 में मेरे एक साल में हेल्थ इश्यूज रहे हैं, तो बेसिकली 3 साल की रफली ये जर्नी थी मेरे लिए। तो सर स्टार्टिंग में जो है मैं सेल्फ स्टडी पे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पे फोकस किया। तो उस टाइम वो थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड था, मतलब जैसे फिर कोरोना का टाइम आया, मैं घर गया। तो उसके बाद जब मैं वापस आया, तो आई लकीली एंडेड अप इन अ हॉस्टल जहाँ पे काफी लोग प्रिपेयर कर रहे थे। तो वहाँ पे एक वो ककून जो मेरा था वो टूटा। आई टॉक टू आप प्लीज, सीनियर्स। सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज आप वो जो है हॉस्टल के बारे में भी जरूर बताइएगा, क्योंकि यस वो सर श्योरली। पॉपुलर हॉस्टल है चंडीगढ़ में। हाँ यस सर। और सर वो मेरे एक फ्रेंड वहाँ पे थे, तो मेरे को पता चला कि वो कोरोना के टाइम में भी जो वो हॉस्टल है, महाराणा प्रताप हॉस्टल, सेक्टर 25 वेस्ट में, तो वो ओपन था और वहाँ पे लाइब्रेरी भी थी। तो जैसे कोरोना भी लगा, तो आई वाज नॉट मतलब एबल टू सस्टेन माय प्रिपरेशंस एट होम। हम्म। तो लाइब्रेरी में पढ़ने की आदत सी हो गई थी। तो जैसे ही मौका मिला कि कोरोना की रिस्ट्रिक्शन थोड़ी कम हो गई है, तो मैं सीधे ही वहाँ पे चला गया। तो वहाँ पे सीनियर्स भी मिले, इवन वो ये सिविल स्टाफ एकेडमी तब तक ऑफलाइन भी आ चुकी थी सेक्टर 25 में ही। तो इट वॉज वेरी क्लोज फ्रॉम देयर, तो एक एडेड एडवांटेज एडवांटेज हो गया उस हॉस्टल का। तो हम्म। मे बी इट वाज लक और समथिंग कि वो जो cocoon था मेरा, वो एकदम से ब्रेक हो गया। वहाँ पे सीनियर्स थे, जैसे अनिल भैया बोलूंगा मैं, एक कुलविंदर नेगी हैं, तो और भी गुलजार सर हैं, तो काफी सारे सीनियर्स थे, पीयर ग्रुप था। मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ पे इवन काफी अच्छे नवीन है इवन। तो उनसे अपने एक तरह से इमोशनल सपोर्ट भी किया, एक पीयर ग्रुप भी बना, एक गाइडेंस का एटमोसफेयर भी बना। और जैसे मैं आपके पास भी वहां से काफी बार आया था गाइडेंस लेने, जब जब भी डाउट्स होते थे मन में। तो जो ककून टूटा उसके बाद सर एक्चुअली मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। तब तक बस मैं रीडिंग्स कर रहा था, मुझे ऐसा लगा, तो 2-3 साल मेरे रीडिंग्स में चले गए, और प्रिपरेशन बस लास्ट ईयर सेवल से स्टार्ट हुई थी। राइट राइट राइट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद जो आपका इनिशियल था, एक तो आपने पहले खुद अपने आप प्रिपेयर किया, तो उसमें कुछ एक लर्निंग वहां पे रही, और बाद में जो फाइनल टच है वो यहाँ आके जो है आपका कंप्लीट, उसको जो है प्रिपरेशन को कंप्लीट हो गया फिर। राइट। अच्छा प्रतीक, एक बार बताइए, जैसे कई बार जब से अब तो जैसे एक बार हम सिलेक्शन ले लेते हैं तो तब तो सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है ना, जो दर्शक यस। हैं जो बच्चे हैं उनको लग रहा है यार शायद आसान ही रहा होगा ये पूरा सफर, है ना। लेकिन जो गुजरा है उस सफर के दौरान, तो उसमें कई बार हेल्थ इशू भी हैं, कई बार साइकोलॉजिकली भी अप, है ना, अप एंड लोज आते हैं। तो उसको भी जरा जो है आप विस्तार से बताइए कि आपने कैसे उस चीज को जो है होल्ड करके रखा इस अपने सपने को, कि अगर हमने सिविल सर्विसेज में जाना भी है ना, तो उसको कैसे होल्ड किया डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कई बार लोज बहुत आए। अच्छा।
तो पर्सनली मैं बोलूंगा कि मेरे लिए जर्नी ज्यादा लोज वाली ही रही है, विद लास्ट में एक सडन सा स्पाइक आया पॉजिटिविटी का अभी। क्योंकि सर जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, और 2 साल तक मेरा, 2 साल तक इनफैक्ट कि ये एनटी वाला मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स था जो मेरा क्लियर हुआ। तो अभी तक मेरा कोई प्रीलिम्स नहीं निकला था। उसके बाद जैसे स्टार्टिंग में ये मेरिट्स वगैरह भी आई थी बोर्ड में, तो आई वाज एक्सपेक्टेड, एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा एटलीस्ट प्री हो जाए। तो 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, तीन क्योंकि साल हुए, कभी भी प्री। शायद मुझे लग रहा है फेलियर देखा ही नहीं है अभी तक लाइफ यस में, सर, यस सर। है ना? तो हमेशा थॉरोली आप टॉपर ही रहे। यस सर, तो जो फेलियर्स थे मतलब स्टार्टिंग में 1-2 साल में लगा कि इतना सा टाइम सबको लगता है, बट एंड में ये हो गया था कि एक तो ज्यादा एग्जाम्स भी एचपीपीएससी से उस टाइम नहीं आ रहे थे, तो मतलब सोसाइटल प्रेशर भी बन रहा था, तो काफी ज्यादा सेल्फ क्रिटिकल और इमोशनली ऑल्सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग, कि बीच में इंसोम्निया के भी सिम्टम्स आ रहे थे, इवन डिप्रेशन की स्टेट्स में। तो साथ में सर 2021 में जुलाई में मेरे को एक सडन सर्जरी भी हो गई थी मेरी। तो उससे तो काफी ज्यादा बैक ट्रैक, मतलब 6-7 महीने मेरे लाइफ के उसने खींच लिए थे। तो उसके बाद जब मैं आया तो फिर आई हैव डिसाइडेड कि मतलब ऐसे रुक के तो कुछ होने वाला है नहीं, तो आई वाज एडवाइज टू टेक बेड रेस्ट फॉर 6-7 मंथ्स, बट मैं 5th मंथ में ही मतलब घर वालों से थोड़ा आर्ग्यू करके हॉस्टल वापस आ गया था। तो वो मुझे लगा कि हाँ, वो चीज अगर नहीं की होती तो मे बी ये चीज भी नहीं होती। तो कि आपको कंसिस्टेंटली आगे तो बढ़ते ही रहना पड़ता है, आपके रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं होते हैं गीता से कि आपका बस कर्म का अधिकार है। तो रिजल्ट्स जब आने हैं वो आ जाएंगे, बट जिस चीज पे आपका कंट्रोल है उसमें आपको कभी हार नहीं माननी है। तो बाकी यही है कि आपको रिव्यू करते रहना अपने कर्म को, कि वेदर यू आर इन राइट डायरेक्शन और नॉट। तो बट बाकी कर्म के अलावा आपके हाथ में कुछ है ही नहीं सर, राइट, तो मैंने भी शायद उस पर ट्राई किया जितना मैं करता। राइट, तो राइट, नहीं बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग देखते हैं इस पूरी प्रिपरेशन को ना, थोड़ी जर्नी लंबी भी रहती है, साइकोलॉजिकली भी हाई लो आते रहते हैं। अच्छा, पेपर क्लियर करने के लिए जैसे एक चीज है कि भाई स्ट्रक्चर्ड तैयारी हो तो जल्दी भी क्लियर हो जाता है, हार्ड वर्क यस भी सर। इज वन ऑफ देम। अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग, ये स्ट्रक्चरिंग भी है, डायरेक्शन है, दैट इज, है ना, मेहनत भी है, हार्ड वर्क है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि एक एस्पिरेंट में, एक कैंडिडेट में क्या वो जो है खूबियां या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो उसको शायद इस मंजिल पे जल्दी पहुंचा सकती है, पहुंचा भी सकती है अदरवाइज? यस सर। सो सर एक तो मैं बोलूंगा कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके रिजल्ट्स आ रहे हो ना आ रहे हो, कि अगर कोई कंसिस्टेंट है, कि आई हैव सीन पीपल की जैसे ही पेपर की डेट आती है दे बिकम वेरी एक्टिव, तो पेपर नहीं है तो फिर थोड़ी सी लेथार्जी आ जाती है लाइफ में। तो इवन जैसे मैं अपने आप को देखूं अभी, कि जैसे स्टार्टिंग की एज में मेरा कोई प्री हो ही नहीं रहा था, बट एटलीस्ट आई वाज कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी इज समथिंग कि वो जो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा ही देगी, ये पेपर हो ना हो। इन पर्सनल लाइफ आप डेवलप करते हो, ग्रो करते हो, तो काफी ट्रेट्स आती है आपके अंदर, तो वो चीज आपको सेल्फ डिसिप्लिन भी बनाती है। तो दूसरा सर मैं बोलूंगा कि आपको अवेयर रहना पड़ेगा अपने आसपास के लिए, कि आप बस आंखें बंद करके तैयारी नहीं कर सकते। तो आपको एडवाइजेस भी लेनी पड़ेंगी, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बट एटलीस्ट आपको ओपन रहना पड़ेगा न्यू आइडियाज के लिए हमेशा। तो जहाँ से भी कोई इनपुट्स आ रही है आपको उसको विजुअल एनालाइज करना है, या आपको अपनी प्रिपरेशन को भी टाइम टू टाइम एनालाइज करना है। तो सर ये दो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, रेदर देन जो आपने बताया क्वालिटीज उसके अलावा सर। राइट, हाँ, जैसे न्यू आइडियाज के लिए जैसे इसमें से एक है शायद ओपन टू फीडबैक भी हमें जो है रहना चाहिए, कि अगर कहीं पर यस कुछ भी मोल्ड या ऑल्टर करना है अपने प्लान ऑफ एक्शंस को, तो वी शुड बी रेडी। सर, सर यहाँ पे भी मैं, जैसे हम थोड़ा, सर मैं रिलीजियसली इंक्लाइंड हूँ, तो मैं यहाँ पे एक और कोट करना चाहता हूँ। जैसे सर वेदास में, ऋग्वेद में बोला गया है कि आनो भद्रा क्रतवो यंतो विश्वतः, कि जितने भी नोबल आइडियाज है लेट देम कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो राइट, ये सर बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो मुझे मतलब इनिशियल 2 साल में मेरे पास नहीं थी मे बी, बट लास्ट में जब ये आई तो इट वाज वेरी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। तो नॉट ओनली इन प्रिपरेशंस की, अदरवाइज इन लाइफ वन शुड बी ओपन टू न्यू आइडियाज। राइट, राइट, राइट। अच्छा, जैसे जब आपने इस प्रिपरेशन को कैरी आउट किया, तो व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, या कौन सी चीज थी जो आपको मोटिवेटेड और लगातार आगे बढ़ने के लिए पुश करती थी? वो क्या वो चीज रही है, क्या वो इंस्पिरेशन रही? यस सर। तो पर्सनली मेरे लिए, जैसे कि मेरे लिए एक जर्नी ऑफ फेलियर रही है rather देन जर्नी ऑफ सक्सेस। तो सर मेरे लिए जो रिलीजियस मोटिवेशन थी, जो मेरा फेथ सिस्टम था इन माय गॉड्स, स्पेशली इन माय लोकल डेटीज, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, कि एज इन अपर हिमाचल वी हैव सिस्टम ऑफ टॉकिंग टू लोकल डेटीज थ्रू शामन्स। तो उनके वर्ड्स जब भी मतलब मुझे लगता था कि मैं डाउन हो गया हूँ किसी एग्जाम के बाद, फेलियर्स, तो वहां जाके बस मतलब उस एनर्जी से कनेक्ट करके इट वाज रियली हेल्पफुल टू री एनर्जाइज मी। तो कभी मैं वो डाउनफॉल बहुत ज्यादा नहीं चला, 1-2 दिन 3 दिन, देन आई वाज बैक एंड अगेन।
तो वो चीज ही मेरे लिए पर्सनली, लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, बिलीफ होता है, सेल्फ बिलीफ होता है, बट मेरे लिए कभी सेल्फ कॉन्फिडेंट, मे बी आई वाज नेवर सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो बट वो जो मेरी फेथ सिस्टम है किसी और चीज में, वो वाला फेथ सिस्टम, वो वाला कॉन्फिडेंस मेरे लिए सर काम कर गया, और मे बी करता रहेगा। राइट राइट, उसी ने जो है, चाहे लो भी थे लेकिन आपको बांध के रखा हमेशा। यस सर, मुझे सर वो जैसे उन्होंने बोला भी था कि वो कर्म को बड़ी इंपॉर्टेंस देता है। हम्म तो मतलब मैं कर्म पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कि जैसे इंसोम्निया था, मुझे कई बार रात को 2-2 घंटे नींद आती थी, तो बॉडी हम्म बिल्कुल टूट जाती थी नेक्स्ट डे के लिए, बट वो पता था कि ये तो करना ही है चाहे कुछ भी हम्म हो जाए। तो वो जो फेज था अभी, खासकर नींद से पहले वाला, हम्म वह हम्म काफी चैलेंजिंग था पर्सनली भी। हम्म बट हम्म, वो डेडिकेशन थी कि कर्म तो करना ही है, रिजल्ट हम्म, अपने हाथ में है नहीं, बट दिस थिंग आई हैव टू डू। सो वो चीज भी सर पुश किया मतलब। अच्छा तो अच्छा, चलो बड़ा अच्छा रहा ये आपके लिए कि जो है उस फेथ ने ही जो है आपको इतने बड़े मुकाम में भी पहुंचे, और लगातार ठीक भी रहा, आपको साइकोलॉजिकली भी बांध के रखा, है ना। नहीं यस सर। तो जैसा आपने मेंशन भी किया है, अगर हमारी जर्नी स्ट्रेच हो जाती है ना, प्रिपरेशन स्ट्रेच हो जाती है, तो कहीं ना कहीं लो बहुत ज्यादा फिर चला जाता है कॉन्फिडेंस। अच्छा, एक और जो है इसमें बताइए कि सिविल स्टैप का आपकी इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान कैसे आप जो है सिविल स्टैप के संपर्क में आए, हम लोगों के संपर्क में आए, और उसमें जो है सिविल स्टैप में कैसे आपकी हेल्प हो पाई सिविल स्टैप के माध्यम से। तो सिविल स्ट्रैप से मेरे को बस एक ही मैं बोलूँगा एक परेशानी भी नहीं कह सकता हूँ मैं, कि एक मतलब व्हाट कैन आई से, कि एक रिक्वेस्ट थी कि अगर वो मेरी लाइफ में थोड़ा जल्दी आ जाता है तो इट हैव बीन वेरी मच बेटर एंड ईजियर। तो आई रिमेम्बर कि जब मेरी प्रिपरेशन बस स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम थोड़ी सी तूफानी पहाड़ी करके वीडियोस आने लगी थी यूट्यूब पे राइटिंग प्रैक्टिस की। तो फिर जब कोरोना वाला ईयर था मे बी, तो उस टाइम ऑफलाइन बैचेस लॉन्च हो रहे थे, तो उस टाइम मैंने ज्वाइन किया। बट उस टाइम तक जो है वो सेल्फ प्रिपरेशन एक बार आदमी कर चुका होता है, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि मैं फिर से पूरी वीडियोस देखूं। कुछ कुछ वीडियोस मैंने देखी जो मुझे लगता था कि जहाँ जहाँ पे मेरे लूप होल्स हैं उस कोर्स से, बट सारी की सारी प्रिपरेशन, फिर आपका मटेरियल भी एक बार पहले बन चुका होता है। तो बट अभी भी फिर मैंने लास्ट में फाइनली पूरे नोट्स कंसोलिडेटेड मंगवा ली, और आई हैव डिसाइडेड टू रिलाई ऑन देम ओनली। तो ये लगता है कि अगर वो चीज स्टार्टिंग में होती तो मुझे वो सारा कुछ भटकाव ना होता, इतना कुछ अपनी जो मैंने मेहनत पर्सनली की, और उतनी डिविडेंड भी नहीं दिया उस चीज में। तो ये रहेगा कि इट वाज लेट, बट चलो, अंत भला तो सब भला। अच्छा, मेरे को ना आपके साथ जो मेमोरीज हैं वो हमारी प्री और मेंस के बीच में, जो आपने बड़े उस टाइम पे बहुत डिसिप्लिन्ड वे में, है ना, आपने वो सारे टेस्ट दिए, फीडबैक्स लिए और लगातार मिलते रहे, उस वाले फेज को प्लीज डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि मैं शायद ना, अब भी हमारे पास बच्चे आते हैं, आप लाइब्रेरी में भी आए और बच्चों से इंटरेक्ट भी किया, तो मुझे लगता है कि जो जनरली हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन भी हो रहा है, ये चीजें बहुत कॉमन थी सभी के अंदर। तो वो वाला फेज बताइए कि आपने जो है उसमें काफी पेशेंट भी रहे आप, है ना, और लगातार अपने को पुश करते रहे, क्योंकि एचपीएस का ऑलरेडी प्रीलिम्स का रिजल्ट खराब हो चुका था हमारा लास्ट ईयर का, उसके बाद भी यस सर। आपने आपको जो है आपने होल्ड करके रखा था। सर, तो सर जैसे इस बार ये दोनों एग्जाम्स काफी क्लोज क्लोज थे, 15 दिन के डिफरेंस पे। तो जैसे मेरा एचएस का एग्जाम हुआ, तो वो मेरा काफी मिसमैनेज्ड एग्जाम था। तो उसमें इट वाज अ बैड डे बेसिकली। तो हम्म फाइनली भी जो मेरिट है उसमें 2 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन से मेरी वो प्री की हम्म कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। तो हम्म आई वाज हैविंग दिस एग्जाम ओनली। तो हम्म 15 दिन के बाद था ये। तो ये जो मेरी मिस्टेक्स वहाँ पे हुई फर्स्ट एग्जाम में, तो उसकी वजह से मेरा, मैं बोलूंगा कि एनटी का बहुत अच्छा एग्जाम दूसरे वाला हो गया। तो प्रीलिम्स उसके बाद, एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स की हम यहाँ पे बात करें ना। यस सर, यस सर, कि एनटी का प्रीलिम्स एचएस के प्रीलिम्स के खराब होने की वजह से अच्छा हम्म हो गया। हम्म तो बेसिकली मेरी टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट वाले पेपर में बहुत खराब हो गई थी, बट सेकंड में आई वाज एबल टू फिनिश इट 15 मिनट इन एडवांस। तो वो था। और उसके बाद सर जब लगा कि इट वाज मतलब प्री हुआ, और पहला प्री था सर, इट वाज फर्स्ट प्री ऑफ माय लाइफ। तो मेंस मतलब ये बस मैंने एक्साइटमेंट में दिया है सर, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये हो जाएगा या नहीं होगा, बट मेरे को इतना था कि एटलीस्ट फ्री हो गया, तो मेहनत दिखने का मौका मिल रहा है। हम्म तो उसलिए सर मैंने काफ़ी जैसे इसमें फिर स्ट्रैटेजी का भी था सर, क्योंकि अच्छे से थोड़ी सी अलग हो जाती है एनटी की स्ट्रैटेजी। हम्म। उसमें बिल्कुल मैं पहले ही जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, आपके पास आ भी गया था, तो मैंने पूछा था कि कैसे इन सब्जेक्ट्स को बैलेंस करना है। तो वो सारी गाइडेंस सर कहीं ना कहीं मतलब मैंने एज इट इज़ ही इम्प्लीमेंट की, और वो काफ़ी फ्रूटफुल भी रही। जैसे आपने बोला था कि इन पेपर्स में जीएस का उतना रोल नहीं रहता, तो फोकस ऑन लैंग्वेजेस। तो आई डिड दैट, एंड मे बी दैट थिंग हैज गिवन मी डिविडेंड्स टू।
उसके अलावा से टेस्ट सीरीज का मैं बोलूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लाइक मैं जैसे टेस्ट, एक तो ऑफलाइन टेस्ट ही लिखने आया था, तो बेसिकली टेस्ट में खासकर मेंस के लिए मैं मानूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन लैंग्वेजेस में जब मैंने अपने 2 टेस्ट लिखे थे तो मेरा वो पेपर ही कंप्लीट नहीं हो रहा था। बट थर्ड टाइम तक मतलब मेरे को पूरा स्ट्रक्चर करना आ गया था कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन कितने मिनट्स में करना है। तो इवन फाइनल में आई वाज वेरी मच एबल टू राइट द एग्जाम इन वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो कुछ भी ये नहीं हुआ कि एक क्वेश्चन की वजह से दूसरा डिसबैलेंस हो रहा है, और स्ट्रक्चरिंग थी वो पहले से रेडी थी। तो एग्जाम में मतलब इट वाज जस्ट कि एक अनदर मॉक की तरह लगा, कोई प्रेशर फील नहीं हुआ। तो दैट थिंग इज डेफिनेटली हेल्प। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं बिना मॉक दिए पेपर में चला जाता तो बहुत ज्यादा डिजास्टर होता। और तो ये है सर कि टेस्ट सीरीज आर रियली इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट मेंस की टेस्ट सीरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट राइट राइट। नहीं बिल्कुल ठीक। और मेरे को ध्यान भी है कि आपने लगातार, क्योंकि हम तो आपके साथ लगातार संपर्क में थे और चेक भी कर रहे थे आपके प्रोग्रेस को, तो लगातार वो जो है ग्राफ ऊपर को जाता हुआ दिख भी रहा था, क्योंकि उसके पीछे जो आपका जो हार्डवर्क है या जो डिसिप्लिन है वो पे ऑफ कर ही रहा था लगातार। शायद वो भी आपको मोटिवेट करता होगा कि इंप्रूवमेंट हो रही है डेली बेसिस के ऊपर। ये सर जैसे खासकर सर जैसे हिंदी बचपन से ही थोड़ा मेरा फेवरेट रहा लैंग्वेजेस। तो हम्म जैसे हिंदी में जैसे मैम के रिव्यूज आते थे सर, तो उनके रिव्यूज बहुत अच्छे होते थे। मतलब कि खासकर जो थोड़ा सा व्याख्या टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि आपकी हम्म व्याख्या बहुत ही अच्छी हुई, आप लिटरेचर के स्टूडेंट से भी अच्छा लिखते हो। तो दैट वाज रियली मोटिवेटिंग कि अब हिंदी में तो मेरे को स्कोर करना ही करना है, बाकी कहीं ना भी हो। तो राइट वो राइट। चीज सर मतलब जैसे स्कूल वाला फील वापस आ रहा था कि स्कूल में एक जो होता है कि परफॉर्मेंस का मोटिवेशन नहीं होता है कि आप टीचर से अप्रिसिएशन लेते हो। अप्रिसिएशन लेते हैं। तो वो चीज बहुत टाइम बाद मेरी लाइफ में आ रही थी कि मुझे टेस्ट में अच्छा करना है, कि मतलब आई विल गेट गुड एप्रिसिएशन फ्रॉम टीचर्स। इवन सर जीएस में बोलूँ तो विशाल सर ने मेरी वो पेपर्स एनालाइज करके दिए थे। तो फर्स्ट पेपर मेरा बहुत खराब था, तो सेकंड में और थर्ड में सर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आ गई थी। इवन थर्ड पेपर में ही सेड कि इट्स रियली देयर इज नो नीड टू इम्प्रूवमेंट, मतलब इन हम्म एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के कि इट वाज रियली नाइस, काफी अच्छा इंप्रूव किया आपने। तो मतलब हम्म। दैट वाज रियली मोटिवेटिंग, और लास्ट में भी कॉन्फिडेंस भी आया उस चीज से कि क्योंकि टेस्ट लिखना सर, मतलब फर्स्ट जीएस का टेस्ट मैं पूछा था सर से कि सर मैं लिखूं या ना लिखूं, मतलब बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कुछ नॉलेज बेस तो है नहीं, ये है वो है। हम्म। तो वो चीज ब्रेक करना बड़ा जरूरी होता है सर। तो हाँ, वो मेंटल ब्लॉक से बाहर निकलना कि हाँ लिख सकते हैं कुछ। यस सर। राइट। अच्छा, हिंदी को लेके अपना थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ना अब एनटी में हो क्या रहा है कि काफी सारा बच्चा इंग्लिश मीडियम का है जो शायद क्वालिफाई कर जाता है प्रीलिम्स को ना, और मेंस में यस सर। घबराता है यार, हिंदी पढ़े हुए तो 10वीं में पढ़ी थी आखिरी बार, और हिंदी यस पढ़े सर। हुए सबको हो जाता है काफी टाइम। तो हिंदी को लेके बहुत डरते हैं। तो हिंदी को लेके बताइए कि एक तो आपका इनहेरेंट इंक्लिनेशन ही था हिंदी को, अपार्ट फ्रॉम इट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आपने उसको स्ट्रक्चर किया? सर हिंदी सर काफी स्कोरिंग होती है मैं तो बोलूंगा, क्योंकि जैसे इंग्लिश ग्रामर का और हिंदी ग्रामर का भी कंपैरिजन करें तो उसमें काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि इट्स वन वर्ड आंसर्स, उसमें मार्क्स फेच करना बहुत ज्यादा इजी है मेरे मेरे हिसाब से। तो सर हिंदी के लिए बेसिकली जो ग्रामेटिकल पोर्शन था जिसमें वन वर्ड टाइप क्वेश्चन आते हैं, हम्म उसमें मैंने ये किया था कि कोई बस एक सोर्स पकड़ा था, और उसमें जैसे यूट्यूब से वीडियोस देख के कि उसमें आती रहते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रायवाची शब्द या ये वो। हम्म तो एटलीस्ट जो वो इम्पोर्टेंट थे, या पी वाई क्यूज मैंने एचपी के 1983 से आई हम्म गेस सारे पढ़ लिए थे, हम्म एचपीपीएससी हम्म के हम्म जितने भी आए थे। तो उन सबको मैंने बुक में मार्क कर लिया था कि एटलीस्ट मेरे सारे पोर्शंस कवर हो जाएं। जैसे इस बार एग्जाम में थोड़ा एक अलग सा ट्रेंड आया था कि सरल वाक्य मिश्र वाक्य आ गए थे जो पहले नहीं आता था, तो काफी बच्चों को उससे दिक्कत भी हुई। बट मैं उसको एक बार देख के चला गया था, तो इट रियली सेव्ड माय डे। तो हम्म कि एटलीस्ट की जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि बुक्स में ये विलोम शब्द की 500 वर्ड्स की लिस्ट दी होती हैं, तो इट्स हम्म वेरी हेक्टिक टू रिमेम्बर। हम्म क्योंकि जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हर चीज के इंपॉर्टेंट, जैसे हम्म पर्यायवाची शब्द की 200 वर्ड्स की लिस्ट है, बट एक हम्म मैं वीडियो पे आया था तो उन्होंने बोला कि इन 50 पर्यायवाची से बाहर कुछ नहीं आता एग्जाम्स में। हम्म तो देन आई चेक द पी वाई क्यूज ऑफ एनी एग्जाम्स, और सच में ही उसी में से पेपर आया था। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी होती है कि rather देन कि जैसे वो बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट रहता है कि देयर इज अ कोर जोन एंड देयर इज बफर जोन, कि आप पहले हम्म हर चीज का कोर जोन कवर कर लो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, हम्म देन अगर टाइम बचता है तो आप बफर जोन्स में जाओ सर। राइट। तो तो उसके अलावा जैसे सर व्याख्या वगैरह में सर इवन गिरिराज सर जो मैंने बताया था कि तहसीलदार धर्मशाला रहे हैं, तो ही हैज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद राइटिंग दीज पेपर्स। तो उन्होंने भी थोड़ी सी मेरी हेल्प की थी वो स्ट्रक्चर फ्रेमिंग करने में कि व्याख्या कैसे करनी होती है, उसमें स्पेशल कैसे इनपुट्स डाल सकते हैं। और थोड़ा इवन जैसे मेरा संस्कृत ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहा था मैं ये एचएएस के लिए, तो वहां से भी थोड़ा सा उसमें ये रहता है पोर्शन की व्याख्या कैसे करते हैं, तो वहां से भी कुछ इनपुट्स लेके मैं एक ओवरऑल स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया। तो मे बी दैट थिंग हैज वर्क इन हिंदी।
राइट राइट। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बार मेंशन भी करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रतीक ने कई बार जो है गिरिराज सर का नाम लिया। तो गिरिराज सर जो है इस टाइम पे बतौर तहसीलदार धर्मशाला में पोस्टेड हैं। और इवन गिरिराज सर ने हमारी सिविल स्टाफ की बहुत मदद करी इस बार। जो नायब तहसीलदार के स्टूडेंट्स थे उनको गाइड करने में, जितने भी जैसे नायब तहसीलदार के इंटरव्यू में जिस तरह के टेक्निकल सवाल पूछे जाते हैं, लैंड से रिलेटेड, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो वोकेबलरी है, उसमें उन्होंने हेल्प करी एक डॉक्यूमेंट शेयर करके। साथ ही साथ उन्होंने जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह से उनसे सवालात पूछे गए, और किस तरह से जो है एक रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है उसका स्ट्रक्चर रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। तो यहाँ पे जो है हम उनको भी जो है क्रेडिट जरूर देंगे। और जो है हमारे, क्योंकि पर्सनली वो टच में भी रहे हैं, तो क्योंकि 2-3 बार उनका जिक्र हुआ, तो मुझे लगता है दर्शकों को एक बार उनके बारे में डिटेल में बताना बहुत आवश्यक था। अच्छा अच्छा, इसमें जो है लास्ट हम एक और चीज इसमें करते हैं कि आपने जब अपनी प्रिपरेशन करी तो अलग अलग तरीके रहे आपके, शायद कुछ सेल्फ स्टडी रहा, दूसरा सिविल स्टेप के साथ जुड़े। तो आपकी इस प्रिपरेशन में जो नए अभ्यर्थी, नॉट नेसेसरली कि आपका पर्सनल अनुभव भी जो रहा, आपने बाकी जो देखा भी है, उस अनुभव के आधार पे आप जो नए बच्चे हैं जो शायद प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, अब अवेयर हो गए कि तैयारी करनी है, लेकिन अभी थोड़ा सा बेम्बूजल्ड है, पजल्ड है कि यार करना कैसे है, तो उनके लिए कुछ एक रोड मैप सा, कि किसी को अगर तैयारी करनी है तो क्या उनके लिए तरीका रह सकता है तैयारी करने का, और क्या वो सिग्निफिकेंट मिस्टेक हैं जो शायद आपको लगता है यार मैंने ये करी है, तुम मत कर लेना, है ना, ताकि तुम जो है आसानी से और जल्दी पेपर को क्वालिफाई कर लो। सो सर मैं बोलूँगा कि कोई भी एस्पिरेंट जो सोच रहा है इस जर्नी में जाने की, तो एक मेंटल फ्रेमवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है कि इट मे बी अ वेरी हार्ड जर्नी। कि जो बोलते हैं कि उनकी सक्सेस बहुत जल्दी आ गई, वो एक्सेप्शंस हैं। तो नॉर्मली इट टेक्स लार्जर लॉन्गर टाइम फॉर पीपल। तो एक मेंटल फ्रेमवर्क सेट करना है कि आपको 2 से 3 साल भी प्रिपेयर करना पड़ सकता है, अच्छे से करना पड़ सकता है, तो आप मान के चलो। तो एटलीस्ट कि आप फिर एक बैकअप प्लान भी होना बहुत ज़रूरी है कि अगर 3 साल तक भी आपका नहीं होता है तो आप वापस क्या करोगे। तो क्योंकि वो आपको एक इमोशनली भी काफी स्टेबिलिटी देता है प्रिपरेशन के टाइम। अदरवाइज मैंने देखा है कि काफी बच्चे स्ट्रेस की वजह से ही अपना करियर खराब कर रहे हैं। वो पढ़ाई पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और उनका कोई बैकअप प्लान भी नहीं है। तो एक सेट ऑफ माइंड की एटलीस्ट वो क्या करेंगे अगर 3 साल तक नहीं होता है तो, या फिर एटलीस्ट की कोई जॉब मिल जाए जिसके साथ साथ वो प्रिपरेशन कर पाए, क्योंकि 3 साल में आपकी बेसिक प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो जाती है, तो वन कैन मैनेज विद जॉब। तो ये प्लानिंग करके जाना बड़ा हेल्पफुल रहेगा इमोशनली, साइकोलॉजिकली किसी भी एस्पिरेंट के लिए। और दूसरा कि बी ऑप्टिमिस्टिक, कि जैसे मैं अपनी जर्नी देखूं तो मैं आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरा प्री हो गया, तो उसके बाद हम्म जो भी हुआ दैट वाज जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री। हम्म तो जब टाइम आता है तो यू नेवर नो कि चीजें कैसे पलटती हैं। तो हम्म बी हैव सम फेथ इन योरसेल्फ कि आप कर सकते हो। और चाहे डिस्पाइट यू इफ यू आर हैविंग फेलियर्स, तो अगर आप कंसिस्टेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, तो कुछ ना कुछ आपका जरूर एंड में हो ही जाएगा। तो ये, और राइट सर राइट। मिस हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए प्लीज। और सर जैसे मिस्टेक्स का मैं एक स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ कि जो मैंने एक काफी सीरियस मिस्टेक की कि देयर वाज लैक लैक ऑफ रिवीजन बेसिकली स्टार्टिंग में। तो उसके बाद जब मेरे को मिस्टेक रियलाइज हुई कि जैसे मैं प्री मेंस दे रहा था, सॉरी प्री दे रहा था, तो कि आई वाज नॉट एबल टू एक्यूरेटली रिकॉल इन्फॉर्मेशन। तो फिर मैं इस चीज़ पे काफ़ी गहराई से स्टडी की। इवन मैंने साइकोलॉजी की थ्योरीज पढ़ी कि कैसे कैसे फॉरगेटिंग कर होती है चीज़ें। इसमें हार्मन एबिंगहॉस करके एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने फॉरगेटिंग थ्योरी दी है। तो उसमें फिर उन्होंने वे आउट्स बताए हैं कि कैसे आप मतलब रिपीटेटिव रिवीजन से पर्टिकुलर टाइम्स पे आप उसको रिवाइव कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। तो वो सब चीज़ें भी एस्पिरेंट देख सकता है, और एक स्टडी प्लान उसके अकॉर्डिंग बना सकता है कि रिवीजन कैसे करना है। और अदरवाइज बिना रिवीजन के आपकी मेहनत बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाती है। आई विल नॉट से कि इट विल नॉट स्टिक, बट जैसे वो ही सेज कि आफ्टर मंथ ओनली 21% इज लेफ्ट इन योर मेमोरी वट एवर यू रीड। तो उस 21% से एग्जाम निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आप राइट। 50% भी पढ़ते हो, इवन जैसे इस साल मैंने वैसा ही किया था, जैसे एचपीजी के में मैं डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री को काफी कॉम्प्रोमाइज कर गया था। तो मैंने बस इंपॉर्टेंट किंग्स के फाउंडर्स वगैरह ही पढ़े थे। तो दैट आल्सो हेल्प मी, बट जो बाकी का एचपी का पोर्शन था उसमें मेरी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चली गई थी। तो कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाता है प्री में कि आप एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ो rather देन कि आप बहुत चीजें बस जस्ट पेरिफेरी पढ़ते लेवल। चले गए, जल पढ़ते ही चले यस गए। सर, यस सर। राइट राइट राइट। ऑल राइट प्रतीक, तो ये काफ़ी मतलब मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा आपका और मतलब बच्चों के बीच में, ताकि उनको काफ़ी इंसाइट मिल पाए, ऐसा वो व्यक्ति, ऐसा वो कैंडिडेट एस्पिरेंट जिसने इस पूरी जर्नी को जिया हो और उसके बाद अपने को रैंक भी लेकर आया हो। तो इंसाइटफुल है।
और इसके अलावा मैं दर्शकों से बोलना चाहूंगा, जो भी इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में, आप तैयारी के प्रोसेस में हैं, तो हम इस तरह से जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने क्वालिफाई किया है, तो आगे भी उनके वीडियो लेकर आएंगे। तो आपको लगता है कि हाँ, ये सवाल भी है जो पूछा जाना चाहिए था, या हमारी और भी कुछ ऐसी क्वेरी है, तो अगर आपके बिहाफ में मैं आपकी क्वेरी आगे जो है किसी भी टॉपर के साथ रखता हूँ, तो आप वो सारी क्वेरीज भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर जो भी हम इंटरव्यू रिकॉर्ड करें, तो वहां पे आपकी इन क्वेरीज को भी पूछ लिया करें। राइट। तो थैंक यू प्रतीक, थैंक यू कि आपने थैंक यू समय सर। दिया और जो है वक्त निकाला बच्चों को, क्योंकि ये होता है कि शायद कोई एक आप जैसे एक अब एक ऐसे फिगर हो जाएंगे जो शायद आप जो बात बोलेंगे वो बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी और गहराई से उनके अंदर तक जाएगी, क्योंकि नाउ यू होल्ड दैट क्रेडिबिलिटी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला और ये सोचा कि जो है और लोगों के लिए भी कुछ किया जा सकता है। थैंक्स सर अलॉट, इट्स थैंक्स अलॉट। इट्स ऑल माय प्लेजर सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू माय डियर, थैंक यू माय डियर।